तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण का भाग 5। क्या बात करेंगे? भाग 5 के बारे में। तो हमने भाग 1, 2, 3, 4 जितने भी पुराने भाग थे ना, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है और उनके सारे वीडियोज़ आपकी चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। कहाँ पे? प्ले लिस्ट पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले भाग 5। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का आज हम लोग भाग 5 बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हम बायोलॉजी आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी। कौन सी? एनसीईआरटी। उसमें से काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप यूपी बोर्ड को पढ़ाते हो, एमपी बोर्ड को पढ़ाते हो, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कहाँ को पढ़ाते हो सर आप? मैं आपको बता दूं कि यदि यदि आपके बोर्ड में, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है और वो बुक यदि आपके पास उस बुक में एनसीईआरटी मेंशन है तो आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि हर जगह एनसीईआरटी चलती है। तो मैं सभी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आप लोग ना करिएगा। और बता दें, जो मैं यहाँ पे टोटल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो देखिए जैव एवं विविधता जो संरक्षण है, इसमें आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एनसीईआरटी में देखिए समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें दिए गए हैं आंकड़े। ठीक है, और इन आंकड़ों को समझाना कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हें याद सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा, है ना। इन आंकड़ों को मैं तो याद करूंगा नहीं, बताइए, मैं तो आपको बता दूंगा। याद आपको करना है, रिवीजन आपको करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यार, जैव विविधता एवं संरक्षण। विविधताएं कैसे होती, कौन सा जीव नष्ट हुआ, रेड डाटा बुक क्या है ना। ये लॉग एस बराबर एक फॉर्मूला था, एस बराबर एक फॉर्मूला था, देखे थे ना। एक वो थी रिवेट पोपर परिकल्पना थी, ठीक है, स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक एहरलिक ने दिया था। ठीक है, वायुयान वाली परिकल्पना। ठीक है, ये सारी चीजें ना आपको खुद याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़े, और इन आंकड़ों को है ना याद करना तो आपका ही काम है। बाकी जो इसके पहले के चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 12 के, उनको तो मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपके एनसीईआरटी में जितना भी मेंशन कर रखा है, पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने से सबसे पहले मैं आपको फायदा बता दूं, सबसे पहले आप तो बोर्ड एग्जाम में तो आप अच्छे से फोड़ोगे ही, बोर्ड एग्जाम को अच्छे से तुम तोड़ोगे मरोड़ोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन उसके साथ जब आप मेडिकल की तैयारी करोगे या फिर नीट की तैयारी करोगे ना, तो वहां पे आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर तो मेरा पढ़ा पड़ा है और अपन ने इस चैप्टर को पढ़ के रखा है ना, ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जो ये हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए, क्लास 12 बायोलॉजी के सभी वीडियो दूसरी प्लेलिस्ट पर अपलोड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ेंगे और वो एनसीईआरटी हाइलाइट्स हम अपने स्क्रीन पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। उस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, तो आप लोग नीचे जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, बिना देर किए हुए अब हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी हाइलाइट्स के ऊपर। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स है और वो है जैव विविधता की क्षति, यानी कि जो जीवों में जो होने वाली जो विविधता है उस पर कैसे क्षति पहुंचती है, हम इस चीज को अब देखेंगे। देखिए, जबकि यह संदेश वो संदेहपूर्ण है कि क्या जाति उद्भवन द्वारा, ठीक है, जाति उद्भवन द्वारा कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित हैं। जाति उद्भवन मतलब कि नई जाति का निर्माण होना। ठीक है, कि कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या है कि लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि होगी। ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए ये हाईलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। क्या हो रहा है कि हमारे ग्रह पर, जिस ग्रह पर अपन लोग रह रहे हैं, हमारे ग्रह पर जो जैव संपदा भंडार है, जैव संपदा भंडार में क्या हो रहा है, तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। ठीक है, जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है, यानी कि जो जैव विविधताएं हैं, जो जीव जहां पे रह रहे हैं, वो जीव लगातार उन जीवों की हानि हो रही है, लगातार वो जीव विलुप्त हो रहे हैं। इनका कारण क्या है? ठीक है, इनका
कारण है, इनके लिए क्रियाकलाप क्या है? तो इनका क्रियाकलाप, मेन क्रियाकलाप इनका मानव है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिख रखा है। बिना एनसीईआरटी में लिखे आप लोग भी समझ सकते हैं कि मानवों के द्वारा ही क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, है ना, अनेक जीव नष्ट हो रहे हैं, अनेक विलुप्तियां हो रही हैं, विलुप्त हो रहे हैं अनेक जीव जंतु। ठीक है, वैसे भी आप लोग समझ सकते हो। आगे देखो, ये है कि मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर, ठीक है, मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां, आवासीय जो बस्तियां हैं, आवास में उस बस्ती में रहने वाली आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो यही है कि जो प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीप हैं, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो आवासीय बस्तियां हैं, क्या है, आवासीय बस्तियां, वहां पे आवास में रहने वाली जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के लिए क्या हो रहा है कि वो जो बस्तियां वहां पे आई, बस्तियां बसी, बिल्कुल बसी, पेड़ों को काटा, बिल्कुल काटा, उस पेड़ में जो रहने वाले जो जीव थे ना, उनकी लगभग मूल जो पक्षी थे, वो जो पेड़ पे रहने वाले पक्षी थे, मूल पक्षी की 2000 से अधिक जातियां ना विलुप्त हो गई हैं। अब सोचो, विलुप्ति का कारण कौन है? मनुष्य है ना। बताओ, मनुष्य पेड़ ना काटता तो आराम से रहता कि नहीं रहता? आज इधर देखते हैं अपन लोग, रूरल एरिया में, गांव की तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि जो भैंस होती हैं, गाय होते हैं, ठीक है, और जंगली जो जानवर होते हैं वो आते हैं, लोगों के खेत को चर जाते हैं, है ना। फिर लोग क्या करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ऐसा कुछ गंदा काम करते हैं। ठीक है, क्या किसी ने ये सोचा कि भैया उनका जंगल हमने काट के रखा है, अब जब उनके पास जंगल नहीं तो किधर जाएं, वो हमारी तरफ तो आएंगे ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है वो आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हमारा आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आईयूसीएन, इसको याद रखना। आईयूसीएन ने एक लाल सूची बनाते हैं जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक में क्या होता है? रेड डाटा बुक में ये होता है जो जातियां नष्ट होने के कगार में होती हैं उनको उसमें लिख लिया जाता है। तो देखो, आईयूसीएन की लाल सूची रेड डाटा बुक 2004 के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में, कब? पिछले 500 वर्षों में, 2004 से 500 वर्षों में 784 जातियां, ठीक है, 784 जातियों में से देख लेना कि 338 कशेरुकी हुई। ठीक है, कशेरुकी हुई जिनमें जो निमेटोड होता है वो पाया, जिनमें जो मेरुदंड होता है वो पाया जाता है। ठीक है, और 559 जो है वो अकशेरुकी हुई तथा 87 पादप की जाति विलुप्त हो गई है। ठीक है, बताओ, आईयूसीएन ने जब 2004 में अपना डाटा बुक निकाला तो उस डाटा बुक में क्या बताया कि 778 जातियां ना लुप्त हो गई हैं। अब बताओ, 778 जातियां लुप्त हो गई हैं, आईयूसीएन ने तुरंत इसको निर्णय दे दिया, बता दिया। ठीक है, अब देखो, नई विलुप्त जातियों में, जो अभी हाल ही में जो नई जातियां विलुप्त हुई हैं, नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, ये डोडो एक पक्षी है, आप लोग गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, मॉरिशस में पाई जाती है, मॉरिशस की डोगो, है ना, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेशिन। ठीक है, इन सब चीजों को ना गूगल करने पे आपको मिलेगा, गूगल करोगे, इनको देखोगे, बेचारे यार पक्षी ना, इनका कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन आज ये विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेशिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, ठीक है, जो रूस की जो स्टेलर समुद्री गाय थी, एवं बाली जावा, ठीक है, रूस की ही थी, स्टेलर समुद्री गाय थी, बाली थी और जावा थी, और कैस्पियन के जो कैस्पियन था, कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां भी शामिल हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें जितना भी डाटा लिख रखा है ना, 778 जातियां विलुप्त हुई, इसमें से इतने कशेरुकी, ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्या कर सकता हूं भैया? देखो, नई जाति कौन विलुप्त हुई? मॉरिशस की डोडो, मेरे साथ याद करो, मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की कोएगा, याद करो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की कोएगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, एवं बाली जावा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां भी शामिल हैं। ठीक है, ये देखो हाईलाइट है, ये आंकड़ा है, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो, पिछले 20 वर्षों में अगर देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में क्या होता है कि पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं।
अब बताओ, सबसे बड़ी बात है सर कि पिछले 20 वर्षों में क्या हो रखा है कि 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां वर्गीकी टैक्सा के विलोपन यच्छदि रैंडम नहीं है, जबकि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। जो उभयचर है ना, जल और स्थल में रहने वाले, कौन होते हैं उभयचर? हैं? नहीं पता? पीटेंगे ना, बहुत पिटाई करेंगे तुम लोग को, पता है, ठीक है, याद करो, ठीक है। जो उभयचर है ना, उभयचर समूह बच्चे अधिक विलुप्त हुए हैं। कौन है? कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हो गए हैं। अब सोचो, इतना ज्यादा विलुप्त अगर होंगे तो इन उभयचर पर जो जीव डिपेंड होंगे, वो जीव अपना खाना पीना यहाँ से सब कैसे करेंगे बताइए? आप देने जाएंगे खाना, नहीं देने जाएंगे ना, तो कैसे चलेगा? वो भी जीव नष्ट हो जाएंगे। देखो, इस भयानक कथा के संदर्भ में यह तथ्य भी है, क्या है? यह तथ्य भी है कि विश्व की, ठीक है, क्या मेंशन है कि विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार में हैं। अभी विश्व की, पूरे विश्व भर में, ठीक है, पूरे विश्व भर में 15,500 से भी अधिक जातियां क्या है? विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, अब देखो, इस समय क्या है कि इस समय 12%, यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट से ये लाइन ना बहुत हाईलाइटेड लाइन है, इस लाइन को याद कर लेना कि इस समय 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर तथा 31% आवृत बीजी की जातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। इसको मैं भी एक नोट्स में नोट कर लेता हूं और इस नोट्स को ना आप लोग भी नोट करेंगे मेरे साथ। चलिए लिखिए मेरे साथ, चलिए जल्दी लिखिए। क्या लिख रखा है इसमें कि 12% हमारी पक्षी की जातियां हैं और 23% हमारी स्तनधारी हैं। लिखो, लिख रहा हूं मैं भी, सच में अभी दिखा दूंगा। और क्या है? 32% क्या है? उभयचर हैं। और इसमें दिखाया गया है कि 31% आवृत बीजी हैं। ठीक है, ये देखो, ये नोट्स में सब लिख रखा है। ठीक है, इतनी जातियां अभी के समय क्या है? विलुप्ति के कगार में हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जीवाश्म फॉसिल अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन में हमें जाना जाता है कि जातियों के बड़े पैमाने पर हानि हम आजकल देख रहे हैं, वैसे मानव के आगमन से पहले भी हुआ था। ठीक है, यानी कि अभी आजकल हम लोग जातियों के बड़े पैमाने की हानि देख रहे हैं, लेकिन ये हानि मानव के आगमन से पहले भी हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अभी से ही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे है कि लगभग 3 करोड़ यानी कि 3 बिलियन, कितना? 3 बिलियन, लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 3 करोड़ वर्ष पहले, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपेण, है ना, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कि जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तथा विविध रूपेण या फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी पर क्या देखने को मिला कि 5 बार जातियों की विलोपन हो चुकी है, जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, 5 बार लगातार जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है। ठीक है, ये जो विलोपन हो रहा है ना, लगातार पक्षियों की जातियां विलुप्त हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेड़ पौधे जा रहे हैं, तो ये छठा विलोपन है। कौन सा? छठा विलोपन, यानी कि मनुष्य के आने से पहले भी विलोपन होता आ रहा है, लेकिन वो विलोपन कम था, वो धीरे धीरे पक्षियां विलुप्त हो रहे थे। लेकिन आज के समय में देखो 10 साल बाद विलुप्त। ठीक है, ये था। इसमें देखो क्या लिख रखा है कि वह पहली 5 घटनाओं में किस प्रकार भिन्न होगा, अंतर केवल दर में है। ठीक है, देखो, आज जातियों का विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। यानी कि जब मानव नहीं था, मानव के अस्तित्व से पूर्व जो विलोपन हो रहा था, वो आज के विलोपन से 100 से 1000 गुना अधिक है ना। यानी कि मानव जब पृथ्वी पर नहीं था तो कम विलोपन हो रहा था, और आज उसकी तुलना में 1000 गुना, 100 से 1000 गुना अधिक विलोपन हो रहा है। ठीक है, यह तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। ठीक है,
एनसीईआरटी ने बोल दिया कि यह तीव्र जो दर हो रही है ना, 1000 गुना लगातार विलुप्ति का कारण बनता जा रहा है, इसका क्या है, इसका मानव का क्रियाकलाप ना उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिकी विदों की चेतावनी है। क्या है कि पारिस्थितिक विदों की चेतावनी है कि यदि यही दर जारी रहा तो 100 वर्षों में ही पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, याद कर लेना कि पारिस्थितिकी जो वैज्ञानिक है, जो पारिस्थितिकी पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि यदि यही दर जारी रहा ना बच्चे, तो 100 वर्ष बाद ना पृथ्वी की आधी जातियां ना विलुप्त हो जाएंगी। सोचो, आधी जातियां कितने वर्ष बाद, 100 साल बाद। कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी वो क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आता है, ये क्या है, स्नूजिंग फॉर 10 मिनट्स, ओके, अलार्म था ये, ठीक है। चलिए, सामान्यतः किसी क्षेत्र की, ठीक है, क्या है कि सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से, ठीक है, कोई क्षेत्र है, ठीक है, जैसे हमने ये देखा, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर लगातार कंटिन्यूअस जैव विविधता की हानि होती रहेगी, ठीक है, जैव विविधता लगातार यहाँ की घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उत्पादकता है, जो स्थिरता है, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो देख लो का नंबर, पादप उत्पादकता घटती है। अगर जैव विविधता में हानि होगी तो पादप उत्पादकता क्या होगी, घटेगी। ख नंबर देखो, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि के प्रतिरोध में कमी आती है। ठीक है, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं जैसे कि सूखा पड़ता है, उनके आदि के जो प्रतिरोध होते हैं उनमें कमी आती है। ठीक है, जो पर्यावरण के प्रति जो प्रतिरोध होते हैं, पौधे, सूखा पड़ा, ये भी हुआ, ये रोग वो रोग, उसके लिए वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे उनकी कमी आती है, वो लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि जैव विविधता नहीं है। सेकंड देखो, कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाएं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ पादप ना आक्रमणकारी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, कुछ पादप ज्यादा जल ले लेते हैं, कुछ पीड़क क्या करते हैं, जब जीव नहीं रहेगा, ठीक है, जैव विविधता वेरिएशन प्रकार की पाएंगे, कुछ जीवों की अधिकताएं हो जाएंगी और वो अधिकताएं मानव के लिए हानि का कारण बनेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा एनसीईआरटी हाइलाइट्स बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता के क्षति के कारण क्या हैं, कि किन किन कारणों से जैव विविधता की क्षति होती है। ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, तो देखो यहाँ पे है जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर। क्या है कि जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है। ठीक है, ये जो जाति का जो विलोपन हो रहा है ना, उसको हम ही बस सामना नहीं कर रहे, उसका पूरा विश्व सामना कर रहा है। ठीक है, जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। ठीक है, क्या है कि मानव के क्रियाकलापों के कारण है, जैसे कि मानव जंगल काट रहा है। ठीक है, जंगल काटने के बाद क्या होता है, मानव ने प्रदूषण फैलाया। ठीक है, बहुत सी एक्टिविटी करता है जिसके कारण से जातियां दूसरी जाति पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वो जाति विलुप्त हो रही है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। ठीक है, और वही 4 कारण हम लोग आज इधर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो 4 कारण पढ़ के हमारा ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स खत्म होगा। चलिए टेंशन मत लेना, देखो सब कुछ समझ में आएगा, है ना। जिंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं, ये तो एनसीईआरटी यार, जिंदगी से हारोगे का, अभी तो 12th चल रहा है, इसके आगे बहुत बड़े बड़े तूफानों से सामना करना पड़ेगा बच्चे, है ना। चलो तुम लोगों के साथ मैं हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर देना, ज़्यादा कोई दिक्कत हो ना मेरे से ज़रूर बताना। चलिए, आवासीय क्षति तथा विखंडन क्या बोल रहा है, पहला है कि आवासीय क्षति तथा विखंडन। इसमें क्या लिख रखा है कि यह जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आवासीय क्षति यानी कि जहां पर जंतु या पादप या पौधा रह रहा है, उसके आवास को क्षति पहुंचा दो, उसके आवास को काट दो, है ना, उसके आवास को कुछ और बना दो, उसके आवास को घास का मैदान बना दो काट पीट के, उसके आवास में तुम अपना आवास जा करके बना लो। ठीक है, उसके आवास का विखंडन कर दो, विभाजित कर दो। इसके कारण से क्या होता है, जैव विविधता में क्षति होती है। देखो लिख रखा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, वहीं से देख लो कैसे आवासीय क्षति उत्पन्न हुई। एक समय
वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैला हुआ था। एक समय क्या था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन अब 6% से अधिक नहीं है। सोच सकते हो 14% और कहां आज 6% बचा है। बताओ, सोचे एक बार दिमाग लगाए, सोचो। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पहले 14% था पृथ्वी का, लेकिन आज 6% बचा है। उसको काट काट के क्या बना दिए, काट काट के पूरा सब काट डाले। ठीक है, देखो ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे, क्या बोल रहा है कि ये वन इतनी तेजी से नष्ट किए जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं कि जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तब तक हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। जब एनसीईआरटी ने इस अध्याय को डाला, इस अध्याय को जब आप पढ़ रहे हो, लगभग हजारों हेक्टेयर वर्षा वन ना समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो विशाल अमेजॉन वर्षा वन, ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं कि विशाल अमेजन वर्षा वन, ठीक है, क्या है कि विशाल अमेजन वर्षा वन, अमेजॉन का वर्षा वन सुने हो ना, अमेजॉन जंगल, कितना बड़ा जंगल, बहुत खूंखार जंगल, तुम लोग छोड़ा है ना उधर से तुम लोग आ ना पाओ, है ना, उधर ही रहो भाई ओमन भैया, बचाए लो, तुमको ना बचाओ हम लोग। ठीक है, नहीं यार, तुम लोग बायोमन परिंदे हो, है ना, ऐसे थोड़ी हार मानोगे, हैं, भागोगे उधर से, है ना, उधर से सब जंगली जानवरों को मारोगे, वे पीटोगे, हैं? जैव विविधता देखने गए हो अमेजॉन जंगल, ठीक है, कभी जाना जिंदगी में, देखना यार, पता है बाहर निकलोगे ना बहुत कुछ देखने को मिलता है। इधर क्या, घर में रहो, इधर रहो उधर रहो, काम करते रहो, जिंदगी में काम ही तो काम करना है। चलो हटा, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई पे फोकस, ठीक है, फोकस करो। चलो, विशाल अमेजन वर्षावन क्या है कि विशाल जो अमेजॉन का जो वर्षावन है, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था। हमने आपको बताया है, एमसीक्यू कराया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजॉन जंगल को, अमेजॉन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब देखो, विशाल अमेजन वर्षा वन में उससे संभवतः करोड़ों जातियां, स्पीसीज निवास करती हैं। ठीक है, विशाल अमेजन वर्षा वन में क्या होता है, लगभग करोड़ों जातियां, करोड़ों स्पीसीज क्या करती हैं, निवास करती हैं। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। इस वन को, अमेजॉन वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाह के लिए काटकर साफ कर दिया है। अब बताओ भैया कि भैया तुमका सोयाबीन की खेती करना है और जानवर का चारा खिलाना है, चारागाह बनाना है, तो तुमने अमेजॉन के वर्षा वन को काट दिया है। उसमें जो जीव, उतने में जितना एरिया को तुमने काटा, लाखों लाखों हेक्टेयर को, हजारों हेक्टेयर को तुमने काटा, उसमें कितने जीव निवास करते थे, कितनी जैव विविधताएं थी, बताओ। तो कई जातियां तो ऐसी होंगी विलुप्त हो गई होंगी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो अमेजॉन का वर्षावन है उसको किस लिए काटा गया है। तो भैया सोयाबीन की खेती के लिए और जंगली और जानवरों के चारागाहों के लिए काट कर हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास का खंडन हुआ है। ठीक है, संपूर्ण आवासीय क्षति के कारण, क्षति के अलावा, ठीक है, हमने जंगल को काट दिया, आवासीय क्षति पहुंचा दिया, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा जो उससे प्रदूषण हो रहा है, जो मनुष्य मानव जो प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन या फ्रेगमेंटेशन हुआ है। ठीक है, जो आवास है उसमें जो आवास में जो प्रदूषण हो रहा है, हम लोग जो प्रदूषित कर रहे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण कर रहे हैं, देखो नदियों में कितना है ना, गटर का पानी, सीवेज का पानी सब मिला दे रहे हैं बिना उसका ट्रीटमेंट किए, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बिना कुछ किए उसको सीधे नदी तालाब में मिला दे रहे हैं। जल प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है ना। और इन प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। ठीक है, इन प्रदूषण के कारण उनके आवास में खंडन हो रहा है। ठीक है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन का खतरा उत्पन्न हुआ है। बताओ भैया, तो सोचो, मानव, मानव का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मानव है ना, मतलब कि खुदगर्ज है ना, खुद के लिए सोचता है और किसी के लिए नहीं। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवास को छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब देखो,
मानव क्रियाकलाप के द्वारा क्या किया जाता है कि बड़े आवास को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। हमने देखा ये बड़ा जंगल है, हमने इस जंगल के बीच से क्या सड़क निकाल दी, रोड निकाल दिया, फिर इसके इधर से भी रोड निकाल दिया। तो ये देखो इसके 4 खंड हो गए ना। पहले जंगल पूरा था, शेर वेर जंगल में घूमते थे पूरे जंगल में, लेकिन अब इसके 4 खंड हो गए। शेर इधर से जाता हुआ मिला, हाथी का झुंड इधर मिल गया, ठीक है, सांप वाप भी निकल आए, बंदर वंदर भी टहल रहे हैं। फिर बोलेंगे भैया हम रोड पे जा रहे थे, लायन अचानक से सामने आ गया हमारे, है ना। तुमने क्या किया, खंडन कर दिया। एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारी और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए, ठीक है, कोई स्तनधारी या पक्षी है उनको क्या चाहिए, उनको अधिक आवास चाहिए, तथा प्रवासी, ठीक है, अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा आवास चाहिए, जो प्रवासी होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राणी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे समष्टि में कमी होती है। जिसमें जो पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन में क्या होता है, उस पॉपुलेशन में कमी होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है हमारा, खा है हमारा अतिदोहन। क्या है, अतिदोहन, ठीक है। चलो हमने पहले में का नंबर में हमने देख लिया कि भैया जंगल को काट रहे थे, प्रदूषण फैला रहे थे, जिसके कारण से जैव विविधताएं कम हो रही थी। अब इसमें अतिदोहन में क्या है कि मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, ठीक है। जो मानव है वो अपने भोजन के लिए तथा अपने आवास के लिए क्या है कि पृथ्वी पर हमेशा निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाए, ठीक है, लेकिन जब जो ये आवश्यकता है ना, जब आवश्यकता लालच में बदल जाए, ठीक है, कि जैसे एक जंगल है, एक आदमी है वो लकड़ी काटने जाता है जंगल, और उस लकड़ी को काट के अपने घर में खाना बनाता है, खा लेता है, सो जाता है, फिर दूसरे दिन यही करने जाता है। फिर वो उसको लालच आता है कि यार लकड़ी काट के लाता हूँ, इस लकड़ी को मैं बेच दूंगा, बेचने से मुझे पैसे मिलेंगे। अब पैसे की कोई लिमिट तो है नहीं भैया ना, तो क्या करेगा वो, लगातार जंगल को काटने लगेगा। ये क्या हुआ, ये लालच हुआ, ठीक है। लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन, ठीक है, शुरू हो जाता है। तब जो क्या होता है कि जो प्राकृतिक संपदा का जो अति दोहन है वो शुरू हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। जब आवश्यकता आपकी जरूरतें लालच में बदल जाती हैं तो, ठीक है। अब देखिए मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हुई हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी ने साफ से मेंशन कर रखा है कि मानव द्वारा, किसके द्वारा, मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हुई हैं, जिसमें से स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ठीक है, स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये आंकड़ा है, इस आंकड़े को याद रखना, ठीक है। 500 वर्षों में क्या हुआ, विलुप्त हुआ है। आज बहुत सारी मछलियां, समुद्री मछलियां, आज बहुत सारी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, ठीक है। आज की डेट में क्या देखा जाता है कि समुद्र की जो समुद्री मछलियां होती हैं उनकी जनसंख्या ना शिकार के कारण लगातार कम होती जा रही है। लोगों को मछलियां खाना था, लोग आए अपना मछली खा लिए, सो गए। लेकिन जब लोग देखे कि मछली को बेचने पे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वो गए खूब मछली निकाले, दूसरा देखा वो भी गया, खूब गए खूब गए, यानी कि मछली सब समुद्र से निकाल लोगे तो कुछ बचेगा भैया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसके कारण से क्या हो रहा है, मछलियों की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यवसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। जो व्यवसायिक वाली मछलियां हैं, ठीक है, जिनको पाल के आप लोग बेच देते हैं, वो मछलियां की जातियां ना खतरे में हैं, ठीक है। इतना शिकार कर रहे हैं आप लोग तो उसके वजह से वो जातियां खतरे में। आप लोग भी शिकारी होंगे ना, नदी तालाब आपके आसपास होगी, मछली पकड़ने जरूर गए होंगे, गए नहीं गए, नहीं गए तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना। गए हो तो तुम और अच्छे बच्चे हो। चलो देखो नेक्स्ट है कि विदेशी जातियों का आक्रमण। ग नंबर है विदेशी जातियों का आक्रमण। ये क्या होता है, यानी कि कोई जाति है, विशेष जाति है, और उस जाति को आप क्या किए, आपने क्या किया कि उस जाति को अपने देश ले आए, या फिर वो जाति आपके यहाँ पे आ गई, आपके एरिया में आ गई, ठीक है। अब देखो विदेशी जातियों का आक्रमण में क्या होता है कि जब बाहरी जाति अनजाने से या जानबूझकर
किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है। कोई बाहरी जाति लाया, ठीक है, उसको अपने क्षेत्र में लगाने, कोई अच्छा पौधा दिखा कि यार ये पौधा बहुत अच्छा है, इसको अपने गांव लेते चलो, तुम लेते गए। अब वो पौधा क्या खरपतवार निकला, वो पौधा फैलने लगा, पूरे गांव में फैल गया, पूरे गांव में तबाही मचा दिया। ये होता है विदेशी जाति, ठीक है। जब बाहरी जाति अनजाने में या फिर जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों की कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं, ठीक है। वही जातियां क्या होती हैं, स्थानीय जातियों की कमी या फिर उनकी विलुप्ति का वो कारण बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद कर लेना, एनसीईआरटी हाइलाइट्स है, ठीक है। जैसे कि नील नदी की मछली, नील नदी की मछली नाइल पर्च, नील नदी की जो मछली है नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, ठीक है। क्या रखा गया, इसको याद कर लेना कि नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में क्या किया गया, डाल दिया गया। तब झील में रहने वाली पारिस्थितिकी बेजोड़ रूप से, ठीक है, झील में क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियों की 200 जातियों से अधिक विलुप्त हो गई, ठीक है। क्या हो रहा है, इसको हाईलाइट कर लो, ये देखो, बेजोड़ सिचलिड जातियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ये क्या की, ये जो नाइल पर्च थी ना, नील नदी की जो मछली थी ना, कौन सी थी, पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में जब इसको डाला गया नाइल पर्च को, नील नदी की मछली को, तब इसने क्या किया, सिचलिड मछलियों की 200 से जातियां क्या विलुप्त हो गई, खा गई उनको सब, ठीक है। अब देखो आप गाजर घास पार्थेनियम लैटाना, ठीक है, लैटाना और हायसिंदी आइकार्निया के बारे में आप लोग सुना होगा, बंगाल का आतंक, ठीक है, सुना होगा, जल की कमी आ गई थी, बंगाल का आतंक, सारे नदी नाला तालाब सब सूख गए थे, किसके कारण से, आइकार्निया के कारण से। आइकार्निया क्या है, खरपतवार है, ठीक है। आप गाजर पार्थेनियम लैटाना और हायसिंदी जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण से होने वाली क्षति और हमारे देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे को आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बताइए, बंगाल के आतंक से आज कौन नहीं परिचित है, और उस आतंक को किसने मचाया था, यही कोई विदेशी जाति मचाई थी, वो वहां पे क्या हावी हो गई, आक्रामक हो गई, ठीक है। चलिए अब नीचे है कि मत्स्य पालन, क्या है, मत्स्य पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, मछली पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैलिरियस गैरीपाइनस, कौन सी है, कैलिरियस गैरीपाइनस, याद करो मेरे साथ, कैलिरियस गैरीपाइनस, कैलिरियस गैरीपाइनस, ठीक है। अब देखो, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैरिलियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, ठीक है, हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की मूल असल्कमीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है ना। विदेशी जाति थी, हम लोगों ने सोचा लाएंगे अच्छा होगा, लेकिन ये हमारी जो मछलियां थी, मूल जातियां थी, असल्कमीन कैटफिश जातियों के लिए क्या कर रही है, खतरा पैदा कर रही हैं, ठीक है। ये होता है विदेशी जातियों का आक्रामक, उनका आक्रमण। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, सह विलुप्तता। क्या आता है, सह विलुप्तता, ठीक है। सह विलुप्तता में क्या हो रहा है कि अगर एक चीज नष्ट हो रहा है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली नष्ट हो रहा है। जैसे ये आपका एक पेड़ है, पौधा है, और ये आपका एक कीट है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है कि जब एक जाति विलुप्त होती है, ठीक है, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं, है ना। कि जब एक स्पेसिफिक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित जो पादप और जंतु की जातियां हैं ना, वो विलुप्त होने लगती, यही होता है सह विलुप्तता, ठीक है। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तो उसके विशिष्ट परजीवी का भी वही भविष्य होता है, ठीक है। एक परपोषी जो मत्स्य जाति मछली अगर एक विलुप्त होती है, परपोषी मछली विलुप्त होती है, तो उसके विशिष्ट परजीवी जो परजीवी उस मछली को खाते हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे, है ना। सपोज दैट ये एक मछली है, ये मछली विलुप्त हो रही, लेकिन इस मछली को खाने वाले इतने लोग हैं,
ये देखो 3 लोग हैं, ठीक है? ये मछली बहुत ढेर सारी हैं। अगर ये मछलियाँ विलुप्त आपकी हो रही हैं, तो आप मुझे बताइए ये मछलियाँ विलुप्त होंगी कि नहीं? क्योंकि जब ये नहीं रहेगा तो ये खाएगा क्या इसको? और जब खाएगा नहीं तो विलुप्त हो जाएगा ना, तो ये सही विलुप्तता, ठीक है? तो देखो दूसरा उदाहरण क्या है? मछली का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है कि कोई कोई व कोई कोई व वाल्ड, ये समझ नहीं आ रहा है यार इसको। यार स्क्रीन दिखाओ सेकंड। ठीक है, हाँ एक से, हाँ कोई वाल वर्ड, ठीक है, कोई वाल वर्ड। दूसरा उदाहरण क्या है कि इधर बड़ा इशू दिख रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है। दूसरा उदाहरण है, बाकी स्क्रीन में उधर तो सही दिख रहा है आपको। दूसरा उदाहरण विकसित कोइवा वर्ल्ड परागकारी पॉलिनेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, परागकारी सह परोपकारिता का है, ठीक है। जो परागकारी है, जो पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन को करवाता है, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स को खाता है, सह परोपकारिता का है, जहां जहां एक पादप के विलोपन से, जहां पर एक पादप का विलोपन हो रहा है, एक पादप वहां से नष्ट हो रहा है, उसके विलोपन से दूसरा जो कीट है, कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। मैंने बताया कि ये पादप आपका नष्ट हो रहा है, लेकिन इस पर जो पराग की क्रिया करवा रहा था ये कीट भी आपका नष्ट हो गया, ठीक है। ये कीट भी नष्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये पादप नष्ट हो गया। जब ये पादप नष्ट होगा तो ये कीट ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा, ठीक है। आज आपके एनसीईआरटी हाइलाइट्स हमारे यहीं तक थे। अब खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अगला टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक था, एनसीईआरटी का टॉपिक था जैव विविधता की क्षति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विविधता संरक्षण, और जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।